हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं ठोसों के यांत्रिक गुण के, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात चल रही है, जहां पर हम ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी ठोस के ऊपर बल लगा दिया, लेकिन वो ठोस इंटरनली क्या महसूस कर रहा है, क्या क्या उसके अंदर में चेंजेस होते हैं, किस किस प्रकार के चेंजेस होता है, वहां पर हमारे द्वारा लगाए गए बल को कहां तक वो सहन कर सकता है, और किस लिमिट के बाद वो टूट जाता है, या फिर किस लिमिट के बाद वो अपने अंदर कुछ विकृतियां ले आता है। इन सभी चीजों के डिस्कशंस के साथ साथ हम लोगों ने यह बात करी कि भैया हुक ने हमें बता दिया कि लगाया गया बल उसके अंदर विकृति उत्पन्न करता है, मतलब चेंज करता है उसके शेप और साइज में। तो जो चेंज इन शेप और साइज मिलता है वो किस तरीके से होता है, इसको डिस्कस करने के लिए हम करने जा रहे हैं यहां पर दृढ़ता गुणांक की चर्चा। एंड उसके साथ साथ दो और टॉपिक डिस्कस करेंगे इस सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे पायसन अनुपात को, मतलब हमारे पायसन रेशियो को, एंड आगे हम बात करेंगे प्रत्यास्था की थकान को। मतलब बहुत बार अगर सेम चीज इलास्टिक प्रॉपर्टी को बहुत बार अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता है थोड़े समय बाद वो है ना इलास्टिक प्रॉपर्टी को धीरे धीरे खोना शुरू कर देती है ना। जैसे अपन सॉक्स की बात करते हैं, क्या होता है भाई, वो धीरे धीरे लूज हो जाता है ना। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी चर्चा करने वाले हम इस सेशन में। तो भैया अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब CUET, IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हम हमारे दृढ़ता गुणांक से। यहां पे हमें एक फॉर्मूला मिलेगा एंड टू द पॉइंट डायरेक्टली फॉर्मूले पे हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी दृढ़ता गुणांक की। तो दृढ़ता गुणांक मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हम कवर करके आएंगे, एंड देन हम इस मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की बात करेंगे। तो भैया वो छोटा सा पॉइंट है क्या, तो वो छोटा सा पॉइंट है हुक का नियम। क्योंकि ये पूरी रामायण जहां से प्रारंभ हो रही है वो भैया ये हुक हैं, इन्हीं से शुरुआत हुई है, इन्होंने ही ये गेम बजाया। क्या इसका भैया, तो आओ जरा डिस्कस करते हैं। ये था भैया हमारा हुक का नियम। हुक के अनुसार है ना, हुक के अनुसार उन्होंने एक कांस्टेंट ढूंढ करके दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी ठोस के ऊपर कोई बल लगा रहे हैं, जिसको हमने प्रतिबल कहा, तो लगाया गया प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वस्तु के, उस ठोस के विकृति के। विकृति क्या भाई, तो अगर मैंने बल लगाया तो वो ठोस अपना शेप, अपना साइज, अपने डायमेंशंस चेंज करेगा, और उसकी चेंज इन डायमेंशन को ओरिजिनल डायमेंशन से जब कंपेयर करते हैं तो उसी को हम विकृति कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर ये प्रतिबल जो है, अगर यहां पर आपने विकृति के लिए बराबर का चिन्ह लिखा तो आपको एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। भाई ये तो रूल है, समानुपातिक चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आएगा, एक स्थिरांक आएगा, वो ई है। ये हो गई विकृति। तो E इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो कहा प्रतिबल बटा में विकृति। क्या मिलेगा, प्रतिबल बटा में विकृति। तो इसके पूर्वार्ध में हमने दो चर्चाएं करी, एक हमने यंग मॉड्यूलस की बात करी, एक हमने बल्क मॉड्यूलस की बात करी, एक हमने कंप्रेसिबिलिटी भी करी, जो बल्क मॉड्यूलस का ही रेसिप्रोकल होता है। लेकिन ये तीन तरीके के हमें समझ में आए, क्योंकि हमें पता है विकृति भी तीन तरीके की होती है, प्रतिबल भी तीन तरीके का होता है, तो ये भी तीन तरीके का होगा भाई। क्या, तो प्रतिबल बटा में जो विकृति हम करने वाले हैं यहां पर, ये हमें यहां मिलने वाला है, वो हमें मिलने वाला है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन। ये शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। इसके पहले हमने क्या बात करी, तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और उसके पहले हमने बात करी तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब हमने सबसे पहले जब बात करी किसकी, यंग मापांक की, यंग प्रत्यास्था गुणांक, पूरा ही लिख दो क्योंकि ये टॉपिक रिलेट करेंगे तभी मजा आने वाला है इसकी। यंग प्रत्यास्था गुणांक, गामा से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। यहां पर हमने बात करी थी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति। इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरी बात करी बल्क मॉड्यूलस की, है ना। किसकी बात करी, बल्क मॉड्यूलस की, मतलब आयतन प्रत्यास्था गुणांक की, आयतन प्रत्यास्था गुणांक की, इसको बल्क मॉड्यूलस भी कहते हैं। ये हमने कहा कि ये होता है अभिलंब प्रतिबल, जो फोर्स
लग रहा है वो अभिलंबवत है, अभिलंब प्रतिबल। अनुदैर्ध्य का मतलब लेंथ के अकॉर्डिंगली था, अनुदैर्ध्य अभिलंब प्रतिबल बटा में आयतन विकृति। इसी तरीके से अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं दृढ़ता गुणांक की, मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की, कौन कितना ज्यादा रिजिड है। तो भैया इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, और ये हमें कैसा दिखने वाला है, तो शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन, है ना। अपरूपण प्रतिबल बटा में अपरूपण विकृति, इसको क्या कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल बटा में अपरूपण विकृति। यही तीन चीजें हमें चर्चा करनी थी, क्योंकि ये तीन टाइप के होते हैं, अनुदैर्ध्य, अभिलंब और अपरूपण, तीन तरीके के प्रतिबल, और अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति, तीन तरीके की विकृति। तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था, ये जो था हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, मैं क्या कहता हूं, मैं इसको कहता हूं प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये भी तो तीन तरीके का हो गया ना, ये रहती। चलिए, तो भैया ये इन्होंने कह दिया, तीसरे पॉइंट तक हमें पहुंचना था, तो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, भैया पूरी रामायण इस चैप्टर के अंदर में जो हो रही है वो सब प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर होनी है। और ये प्रत्यास्थता की सीमा क्या है, तो वह अधिकतम बल जहां तक मैंने प्रतिबल लगाया अपना, तो उसमें विकृति मिल रही है, प्रतिबल लगाया तो विकृति मिल रही है, और जैसे ही मैंने अपना फोर्स हटाया वो वापस अपनी शेप में आ जाए, अपनी जगह पे आ जाए, अपनी पुनर्वस्था में आ जाए। ठीक है, जब वो अपनी पुनर्वस्था में वापस आ गई तो इसी को हम कहते हैं क्या, इसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये इलास्टिक सीमा के अंदर है, ये प्रत्यास्था की सीमा के अंदर है। इसको हम लोगों ने ग्राफिकली भी यहां पर समझा था कि अगर ये हमारी क्या है, ये हमारी विकृति हो और ये हमारा हो प्रतिबल, तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भैया हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग तो पहले तो ये स्ट्रेट चलेगा, ये ई है, ये स्ट्रेट होगा, थोड़ा सा कर्व भी बनेगा, यहां तक पहुंचा, ये है हमारी प्रत्यास्थता की सीमा। मतलब यहां तक ये इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। प्रत्यास्था की सीमा मतलब जहां तक वो पिंड जो है वो कैसा बिहेवियर शो करे, प्रत्यास्थता का गुण शो करे। और प्रत्यास्था का गुण क्या है भाई, कि मैंने अगर बल लगाया तो विकृत हो जाए, और जैसे ही मैं अपना बल हटा लूं वापस अपनी वही अवस्था में आ जाए जिस अवस्था में वो था। इसी को हम कहते हैं प्रत्यास्था। ये पूरी जो रेंज यहां पर आपको देखने को मिल रही है, ये जो पूरा क्षेत्रफल, ये आपको देखने को मिल रहा है, यही है हमारा प्रत्यास्था की सीमा। इसके बियॉन्ड अगर अपन जाते हैं तो ये हो जाता प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब होता है कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, है ना, परमानेंटली डिफॉर्म। और आगे जाकर के एक भंगुरता भी, मतलब एक फ्रैक्चर पॉइंट भी आ गया जिसके बाद टूट जाएगा। खैर, हम इसकी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें यहां पर प्रत्यास्था की सीमा समझनी है कि भैया वह अधिकतम बल जहां तक मैंने बल लगाया है तो वो विकृत हो, और बल हटा लूं तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। जैसे कि स्प्रिंग को, नॉर्मली एक स्प्रिंग को आपने खींचा, जैसे छोड़ेंगे स्प्रिंग अपनी पुनर्वस्था में आ जाएगी। तो ये प्रत्यास्था की सीमा के अंदर है। आपने खींच करके इतना लंबा कर दिया कि अब वो वापस अपनी स्थिति में आ ही नहीं पा रही है, तो प्रत्यास्था की सीमा के बाहर चले गए। ये पॉइंट है वो प्रत्यास्था की सीमा। इसके बाद आप बियॉन्ड चले जाएंगे। क्लियर हो गई होगी बात कि भाई प्रत्यास्था के सीमा के अंदर, मतलब जहां तक मैं बल लगाऊं तो विकृति हो, बल हटाऊं तो वो विकृति वापस रीगेन हो जाए, अपने पुनर्वस्था में आ जाए। तो प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, उसको पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसको ईटा से डिनोट करते हैं। समटाइम्स है ना, बहुत सारे लोग इसको जो पढ़ते हैं वो नीटा कहते हैं। ना भाई, ईटा है, ये ईटा है। जैसे हमें यंग मॉड्यूलस गामा से मिला, है ना, फिर कप्पा मिला, बीटा भी मिला कंप्रेसिबिलिटी, और अब किसकी बारी आ गई, अब आ गई ईटा की बारी। ठीक है, ये ग्रीक लेटर्स है। ठीक है, तो इसे ईटा से दर्शाया जाता है। अगर सूत्र के रूप में लिखूं तो दृढ़ता गुणांक क्या होगा, अपरूपण प्रतिबल बटा में अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल बटा में अपरूपण विकृति। इसको समझते हैं ना, थोड़ा सा हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, तब मजा आएगा इसको। ये देखिए, मैंने कहा, क्या कहा भाई, तो मैंने कहा, चलिए, मैंने कहा चांद से कि देखा है हंसी, है ना। तो चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं 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 भाई,
हम तो कहेंगे देखा है। लो आओ, देखा है, क्या देखा है? तो ये देखा है भैया, ये एक है ना, ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है। तो एक पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिए, ये लो बढ़िया वाला है, थोड़ा सा अच्छा वाला, थोड़ा बड़े बड़े जगह लेकर के बनाता हूँ। थोड़ी बड़ी जगह लेने से क्या होना है कि एक्सप्लेनेशन आसान हो जाएगा। ये ले लिया, ये इसको कंप्लीट कर दिया। आओ ये भी ले लो, ये भी ले लो। ये कंप्लीट हमारे पास में एक घन है ना, या घनाभ कह लो, है ना। तो आपको सब बराबर बराबर नहीं है, घनाभ है, चलो घनाभ कह लो। मैंने कहा क्या कि भैया ये ऊपर वाला जो सतह है ना, ये ऊपर वाला सतह, इस पे जाकर के मैं सिर्फ बल लगाऊंगा। ये इस वाले सतह पे, ये देखना, इस वाले सतह पे सिर्फ और सिर्फ जाकर के सिर्फ और सिर्फ बल लगाया। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले सतह पे जब मैं जाकर के बल लगाऊंगा तो मैंने क्या किया, तो मैंने इसके स्पर्श रेखीय स्थिति में बल लगाई। अगर मैंने इसके स्पर्श रेखीय स्थिति में बल लगाई तो क्या होगा, ये ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और कैसा होगा जरा देखिए, ये क्या होगा, ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यहां से उठ करके आ गया यहां पर, तो ये वाला पॉइंट भी उठ करके यहां पर आ जाएगा। अगर ये दोनों पॉइंट यहां आ गए तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि अब ये जो है, इसको कलर चेंज करिए, इसको चेंज करते हैं, ये यहां पहुंच गया और ये यहां पहुंच गया। मतलब एक स्थिति इसकी बना रहा हूं, तो अगर ये यहां और ये यहां पहुंचा तो ये वाला पॉइंट ये यहां पहुंच जाएगा, है ना, उतने ही डिस्टेंसेस लगभग लेंगे। और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये यहां पहुंच जाएगा करीब करीब। मतलब अब एक नया फॉर्म हो गया मेरे पास, ये रहा, और ये यहां से कंप्लीट हो गया। यानी अगर मैं इसको अब नए कलर से जोड़ देता हूं, ये जोड़ दिया, ये अब एक नए से जोड़ दिया, तो जब मैं इससे जोड़ूंगा तो मेरे को अभी एक, अगर आप ध्यान से देखिए तो एक नया घनाभ मिला जिसका बेस तो समान है, लेकिन वो झुका हुआ प्राप्त हो रहा है। तो ये जो इतना सा हिस्सा ये झुक गया ना, ये जो इतना सा हिस्सा झुक गया, मैं इसको फिर से कुछ और कलर देता हूं। ये वाला हिस्सा, ये देखिए, ये जो इतना सा हिस्सा ये झुक करके इधर चला गया, ये इतना वाला हिस्सा, ये यहां से यहां तक वाला हिस्सा, इसको मैं अगर कहता हूं कि ये डेल एल डिस्टेंस इधर चला गया, या डेल एक्स भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो घबराना नहीं है। ये डेल एक्स भी लिखी जाती है, समटाइम्स डेल एल से भी डिनोट की जाती है। अगर ये मान लीजिए ये डेल एल हो गया, और इसकी एक भुजा की जो लंबाई थी, जो पहले से हमारे पास में था, वो हमारे पास में वही है एल। भुजा की लंबाई कितनी है, एल। तो ये अपरूपण है ना, अपरूपण जो विकृति होगी, वो अपरूपण विकृति को जब आप लिखेंगे यहां पर, ठीक है, तो अपरूपण विकृति और अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, ये दोनों ही चीजें चलने वाले हैं। तो ये देखिए ना, अपरूपण प्रतिबल, तो प्रतिबल में तो कुछ नहीं होता, ये फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। आपने ये एफ अमाउंट का फोर्स लगाया और जो एरिया रहा वो एरिया ये वाला रहा, ऊपर वाला सतह, छत वाला सतह, तो ये तो वही होना है। लेकिन अपरूपण विकृति जो हो गई ना, ये विकृति हो गई, इसको थीटा से डिनोट कर लीजिए, या यहां पर लिखता हूं, ये थोड़ा साफ दिख रहा है, ये थीटा हो गया। पहले भुजा यहां थी, अब ऐसी हो गई, तो ये यहां पर डेल एक्स इधर में विस्थापन हुआ और ये लेंथ एल थी। तो ये अपरूपण विकृति को लिखते हैं थीटा से, जो किसके बराबर हो जाएगी भाई, तो ये डेल एक्स अपॉन में एल के बराबर है। ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल सीधा सपाटा खड़ा हूं और मेरे हेड के तरफ से यहां से किसी ने बिल्कुल टेंजेंशियली ऐसा फोर्स लगाया, टेंजेंशियली, है ना, स्पर्श करती हुई सिर्फ और सिर्फ बल चलेगी। तो स्पर्श करती हुई बल जाएगी तो क्या होगा, ये देखिए, इसकी वजह से मैं ऐसा टिल्ड हो गया, पैर वहीं के वहीं है। पहले मेरी पोजीशन ये थी, देखिए, पहले मैं यहां पे था, ये बिल्कुल मैं मिडिल में रख लेता हूं इसको, ये मैं मिडिल में हूं, एक इधर से टेंजेंशियल इधर की तरफ फोर्स लगा और मैं इसकी वजह से इधर हट गया। तो अभी मेरी ओरिजिनल पोजीशन में इसके बीच में यहां स्पेस आ गया ना, ये स्पेस आ गया, दिस स्पेस इज दिस डेल एक्स, और लेंथ तो जितनी मेरी पहले थी उतनी की उतनी है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाले सतह पे लगा, ये जो छज्जे पर ये जो बिल्कुल बिल्कुल ऊपर वाला जो सतह था ना, इसके स्पर्श करता हुआ ये बल लगा हुआ है। ये थोड़ा सा और देखिए, ये यहां पे ये जो डार्क लाइन है आपको दिख रही है, ये पहले था,
अभी आपने क्या किया, तो इसके टेंजेंशियली एक फोर्स लगाया, तो ये जो E था वो उठ करके यहां चला गया, E डैश बन गया, ये जो D था वो यहां उठ करके चला गया, D डैश बना लिया, और यहां से यहां तक के बीच की जो ये स्पेस है वो किससे डिनोट की जा रही है, तो इसको हम कह रहे हैं कि यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है दिस इज डेल एक्स, और ये जो इसकी भुजा की लंबाई थी वो L थी, वो L ही है। वही चीज ये F थोड़ा सा आगे बढ़ गया, F डैश हो गया, A बढ़ करके यहां पर A डैश बना लिया। ये जेली जैसी स्ट्रक्चर है भाई, जिसका बेस वही है। आपने ऐसा बल लगाया, अपने टेंजेंशियली बल लगाया, जैसे जेली क्या होती है, ऊपर ऊपर से अगर आप बल लगाते हो थोड़ी सी इधर आती है, वापस अपनी जगह पे, है ना। तो ये वही चीज है, और भी समझ सकते हैं इसको, और समझने के लिए, है ना। खमण खमण ढोकला, भैया उसका बेस अपनी ही जगह पे, आप ऊपर वाले पे एक शेयरिंग फोर्स लगाओ ना, वो देखोगे ऐसी थी और हल्की सी ऐसी होगी। आप अपनी एक मोटी सी किताब ऊपर ऊपर ऊपर, है ना, ऊपर वाले पेज पे ऐसा फोर्स लगाओ ना, तो मोटी वाली किताब के, है ना, ऊपर वाले पे जैसे ऐसे फोर्स लगाएंगे, ये किताब इधर हल्की सी ऐसी टेढ़ी हो जाएगी, ये किताब ऐसी दिखने लग जाएगी, है ना, जो कि एक्चुअल पोजीशन से आपको क्या दिख रही है, तो आपको एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी टिल्ड देखने शुरू हो जाती है, टेढ़ा होते हुई दिखना शुरू हो जाती है। तो अपरूपण विकृति समझ में आई। अपरूपण विकृति मतलब रूप में हो गई विकृति, इसके रूप में हो गई विकृति। और कैसी हुई रूप में विकृति, तो पहले इधर था, अब ये हल्का सा शिफ्ट हो गया। कितना हुआ, तो यही थीटा हुआ, यही थीटा हुआ। ये किसी भी भुजा पे निकालेंगे सेम निकलेगा थीटा। तो हम लोग निकाल चुके हैं इसको। कैसे करेंगे भाई, तो दृढ़ता गुणांक जो होता है अपरूपण प्रतिबल बटा में अपरूपण विकृति, क्या होती है, दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, यहां पे हम बात कर रहे हैं दृढ़ता गुणांक अपरूपण प्रतिबल बटा में अपरूपण विकृति है। अब दृढ़ता गुणांक को ईटा से डिनोट कर ही रहे, अपरूपण प्रतिबल की बात करेंगे तो एफ अपॉन ए ही होता है भाई, उसको क्या ही फर्क पड़ता है, एफ अपॉन ए। अपरूपण विकृति की अगर बात करते हो तो ये थीटा होता है, तो ये एफ अपॉन में ए, थीटा की बात और कर लीजिए, थीटा कितना है, डेल एक्स अपॉन में एल, डेल एक्स अपॉन में एल, व्हिच इज एफ अपॉन में ए टाइम्स ऑफ डेल एक्स इंटू एल। ये बिल्कुल यंग मॉड्यूलस जैसा ही दिखता है, ये यंग मॉड्यूलस जैसा ही दिखता है भाई, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो उसमें होता है यंग मॉड्यूलस में y इक्वल्स टू एफ अपॉन में ए, एल अपॉन में डेल एल, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। यहां पर वही लेंथ में छोटा सा चेंजेस आ रहा है कि हम लो लेंथ में चेंज नहीं, इधर में इसकी चेंजेस देखें। अच्छा, इसको कैपिटल एल लिख लेता हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि उधर में कैपिटल एल लिखा हुआ है तो मैच हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो क्या, अरे यार पता नहीं क्या लिख रहा हूं। चलो, क्या फर्क पड़ता है अपने को, कैपिटल एल मतलब ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये पिक्चर हमारी क्लियर हो जाती है। यहां पर ईटा, ईटा जो बनेगा, ईटा क्या हो गया भाई, ईटा हो गया एफ एल अपॉन में ए डेल एक्स, क्या हो गया, ए डेल एक्स, ये रहा ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन में ए इंटू थीटा, ए इंटू थीटा। अब इसकी इकाई की बात कर लीजिए, तो फिर से मैं वही बात करूंगा, इकाई क्या होने वाला है भाई, तो एफ अपॉन में ए, इस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में, तो मीटर से मीटर तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसकी यूनिट होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट ये देखिए, ये तो हमारी मात्रकहीन है, ये हमारा मात्रकहीन है, इसके मात्रक की बात करेंगे तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो ये हो गया भैया इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एंड अगर सीजीएस में अगर आपने चर्चा करनी चाहिए तो सीजीएस में क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा डाइन प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके विमीय सूत्र की भी बात कर लीजिए, जब इतनी सी बात हो गई है तो इसको और कर लेते हैं। विमीय सूत्र जो होने वाला है ना, विमीय सूत्र वो क्या होगा भाई, तो फिर से ये मात्रकहीन है तो विमाहीन भी होगी, है ना। अब क्या मिलेगा भाई, तो एफ अपॉन में ए मतलब एम एल टी माइनस टू अपॉन में एल टू इनटू, आपकी मर्जी, एल अपॉन एल लिखना चाहते हो लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है, एल अपॉन में एल, ये तो कैंसिल ही होना है, मतलब विमीय सूत्र क्या मिल गया, एम एल, एल टू ऊपर जाएगा और एक एल ऊपर पहले से रखा हुआ तो माइनस ऑफ वन टी माइनस टू, ये हो गया इसके विमीय सूत्र।
हो गई, पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। क्या क्या चीज है भाई, तो देखिए प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अपरूपण प्रतिबल बटा में अपरूपण विकृति के अनुपात को उस पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ईटा कहते हैं, है ना। अपरूपण प्रतिबल बटा में अपरूपण विकृति मतलब ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए थीटा। आगे बढ़ाइए कहानी क्या है भाई, तो यहां पर थीटा की हम लोगों ने बात कर ली है। थीटा ये रहा, ये रहा, ये रहा, है ना। ए डैश लिखिए, एफ डैश लिखिए, ई डैश लिखिए, सब डेल एक्स, सब डेल एक्स अपॉन में। डेल एक्स का मतलब दोनों सतहों के बीच की आपेक्षिक विस्थापन तथा एल मतलब दोनों सतहों के बीच की दूरी। एल मतलब ये हाइट और डेल एक्स मतलब ये दोनों सतह जो पहले थी और जो अभी है उनके बीच की जो विस्थापन है उसकी बात करें। दोनों सतहों के बीच के विस्थापन मतलब ये नीचे वाला सतह यही रह गया और ऊपर वाला जो सतह है वो आप ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर वाला सतह जो है ये आगे बढ़ गया, ये ऊपर वाला सतह आगे बढ़ गया, नीचे वाला वहीं पे है, ऊपर वाला सतह आगे बढ़ गया। इसीलिए कहते हैं सतह का, इसको कहते हैं डेल एक्स को विस्थापन, और एल जो है वो है सतह, दोनों सतहों के बीच का सेपरेशन मतलब उनके बीच की लंबाई। मतलब एटा इक्वल्स टू एफ अपॉन में ए डेल एक्स अपॉन एल। एल को ऊपर भेज दीजिए, एल को किधर भेज दें, एल को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनल रिजल्टेंट है ना, यहां से अगर एल को ऊपर भेजते हैं तो यहीं पे लिख देता हूं मैं ईटा इक्वल्स टू एफ एल अपॉन में ए डेल एक्स। यही हम लोगों ने डिराइव करके लिया था। चलिए आते हैं जरा यूनिट्स एंड उसकी बात कर लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की। सीजीएस पद्धति में दृढ़ता गुणांक का मात्रक डाइन प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर होती है तथा एसआई में जो होता है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है ना। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें, सीजीएस में, और एसआई में क्या होगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, है ना, ठीक है। विमीय सूत्र एम एल माइनस वन टी माइनस टू अभी हमने डिराइव किया हुआ है, यहां पर ये रखा है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक। आइए, दृढ़ता गुणांक केवल ठोस पदार्थों में ही संभव है, तरल पदार्थों और द्रव और गैस में नहीं, क्योंकि तरल पदार्थों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। भाई दृढ़ता गुणांक टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट था कि अपर सरफेस पे आपने फोर्स लगा करके आगे की तरफ उसको झुकाया है, बॉटम सरफेस अपनी जगह पर है। तो भाई जब किसी की सतह ही नहीं होगी, जैसे द्रव और गैस के पास में अपना खुद का सतह है, सच नहीं होता, वो तो जिसमें रखेंगे उसका वॉल्यूम गेन कर लेता है, मतलब उसकी एक अपनी फिक्स आकृति नहीं होती। तो जब अपनी खुद की फिक्स आकृति नहीं होगी तो ये दृढ़ता गुणांक भी नहीं होगा। तो दृढ़ता गुणांक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ ठोस के लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ ठोस, ना तो द्रव और ना ही गैस, ना गैस के लिए ना द्रव के लिए, ठीक है भैया, इस लाइन को ध्यान में रखेंगे। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसा बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको दिमाग में, बट हाँ एक बार थोड़ा सा अगर पढ़ लें तो हमें बातें समझ में आ जाएगी। क्या कह रहे हैं, नीचे सारणी एक में, है ना, कुछ पदार्थों के यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k और दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक ईटा तीनों दिए गए, है ना। ये यंग मॉड्यूलस है, ये बल्क मॉड्यूलस है और ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। तीनों दिए गए हैं, कितना कितना होता है बस एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी को हम टफेस्ट मटेरियल क्यों कहते हैं। जैसे डायमंड को हम इतना ज्यादा टफेस्ट मटेरियल क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि यंग मॉड्यूलस देखिए ना कितना, 83। यंग मॉड्यूलस का मतलब क्या था भाई, यंग मॉड्यूलस का मतलब हम लोगों ने देखा था गामा इक्वल्स टू एफ होता है कब भाई, जब यहां पर ए कितना हो जाए, 1 हो जाए और एल हमारे डेल एल के बराबर हो जाए, तो ये हमारा एफ वाई इक्वल्स मतलब गामा इक्वल्स टू एफ के बराबर होता है। मतलब अगर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए लेंथ को डबल करने के लिए जितना आप फोर्स लगाते हैं उसको यंग मॉड्यूलस कहते हैं। तो ये दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी, 83। अरे बाबा ये बहुत ज्यादा है भाई, ये बहुत टफ है। अगर इसकी हम बात करते हैं बल्क मॉड्यूलस की, कि अगर आपने इसके चारों तरफ सतहों पर जब फोर्स लगाया है ना, तब इसमें क्या हो रहा है, तो ये 55 होता है। और अगर हमने इसमें बात करनी है दृढ़ता गुणांक की तो ये 34 होता है। दृढ़ता गुणांक पे ये देखिए सब कुछ ज्यादा होता है भाई, इसमें बहुत ज्यादा सघन ठोस है, डायमंड बहुत ज्यादा सघन ठोस है, इसीलिए तो इतना ज्यादा महंगा भी होता है। हालांकि उसकी चमक के कारण, है ना, वो एक और क्लास 12th में एक और प्रॉपर्टी अभी डायमंड की हमें पढ़ने को मिलने वाली है, जहां पर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, है ना, उसकी वजह से वो डायमंड महंगा होता है। खैर टफेस्ट मटेरियल में अगर बात करते हैं तो भी यही चीज मिलने वाला है। फिर आते हैं किसके ऊपर, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन यंग मॉड्यूलस 36, बल्क 20 एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी 15, काफी कम भी दिख रहा है।
और एक और बात समझिए, टंगस्टन मटेरियल आपका पता है कि जनरली जो बल्ब बनाने के लिए बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें इस मटेरियल को हम यूज करते हैं। तो आप समझिए ना, यंग मॉड्यूलस उसका ज्यादा होता है। देखा है, अगर उसको देखेंगे ना, बहुत ही बारीक सा तार होता है, बहुत बारीक सा तार होता है, वो जो स्प्रिंग जैसा अंदर बल्ब के जो चमक रहा होता है वो टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इस्पात की, स्टील की। ये 20 होती है और सबसे ज्यादा हम कॉमन लाइफ में इसको यूज भी करते हैं ना। स्टील कॉमन लाइफ में सबसे ज्यादा यूज में आने वाली चीज है। किसके बेसिस पे? तो हमारे यंग, बल्क और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बेसिस पे 20 होता है ना। और बल्क मॉड्यूलस 16 है एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ओनली 8.4। आयरन थोड़ा सा ही कम होता है क्योंकि इस्पात बनाने के लिए भैया आयरन का ही इस्तेमाल में लाते हैं। ये 19 होता है, लेकिन यहां पर हम है ना बल्क मॉड्यूलस की बात करते हैं तो ये मात्र 10 होता है और ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हमारा 7। तांबा की बात करेंगे, कॉपर, ये 11 है, आयरन से बहुत कम होता है। ठीक है, और ये 14 होती है इसकी बल्क मॉड्यूलस इसकी ज्यादा है और 4.2 होता है इसका क्या भाई? तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सिर्फ और सिर्फ 4.2 है। और जरा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम और की तरफ बढ़ते हैं। पीतल की अगर आप बात करते हैं तो ये 9 होता है क्या भाई? ये क्या है हमारा? ये हमारा यंग मॉड्यूलस 9 होता है। बल्क मॉड्यूलस 6.1 और हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ईटा है वो 3.6। एल्यूमिनियम और कम हो जाता है, 7 है, 7.2। क्या देखिए, इसमें एक और चीज समझ सकते हैं, जैसे पीतल या कॉपर की कोई चीज होती है ना, ऐसा करना जल्दी टूट जाएगा। लोहा थोड़ा सा टाइम लगता है, स्टील बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। और अगर हम बात करना शुरू करें, एल्यूमिनियम बहुत आसानी से टूटता है भाई। ये वायर्स में आपको देखने को मिल जाता है। 7 होता है हमारा क्या? यंग मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस 7.2 है और हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी 2.5 है। ठीक है ना। इसी तरीके से आप कांच पे आ जाते हैं। कांच पे जैसे ही आएंगे, यंग मॉड्यूलस 6.5 है। ये भंगुर होते हैं, बहुत जल्दी टूट ही जाते हैं, बहुत देर तक बनने वाले हैं नहीं। 6.5, 3.7 और ये 2.3। फिर रबर की बात करते हैं तो ये 0.05। इसमें बल्क और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का कोई सीन ही नहीं है। पारा, मरकरी की अगर बात करते हैं तो देखिए उसके अनुदैर्ध्य विकृति आप उसमें कर नहीं सकते। मरकरी के लेंथ में आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। मरकरी के वॉल्यूम में चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके आयतन में चेंज होता है। शेप उसके खुद का अपना कुछ होता नहीं है, इसलिए यहां पर आपको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नहीं मिल रही, क्योंकि वो हमने बात ही करी ना कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या था भाई? सिर्फ और सिर्फ ठोसों में पाया जाता है, द्रव और गैस में तो पाया ही नहीं जाता। तो जब द्रव और गैस में नहीं पाया जाता तो ईटा की तो कोई वैल्यू नहीं होनी, सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू होनी है? कप्पा होगा। मतलब इसमें आयतन में चेंजेस आता है ना। तो यहां पर आयतन में मतलब अभिलंबवत जो प्रतिबल है और आयतन विकृति है उसका रेशियो मिलेगा। यहां पर अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी नहीं होगा, क्योंकि पारा जो होता है यह है तो मेटल, लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये दो कॉलम्स खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से जल की बात का, भैया लिक्विड है तो इनकी तो बात कर रही मत ना, सरफेस होगा नहीं, लेंथ होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आएंगे। मतलब वो 0.22 होता है, 0.22 बहुत कम। वायु की बात करें तो ये 1 × 10⁻⁵ होता है, ये और कम हो गया, 10⁻⁵ है भाई, यानी 0.0000 4 टाइम्स 0 इसके बाद 1 है। और फिर से गामा और ईटा की तो कोई बात होगी नहीं, क्योंकि भैया ये भी इसमें कोई लेंथ वेंथ नहीं होता, और जब तक लेंथ में चेंजेस नहीं आता तब तक यंग मॉड्यूलस नहीं, और जब तक उसके शेयरिंग मतलब उसके सतह पर लगाया गया बल नहीं होगा तब तक इसकी भी बात नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक चेंज आ सकता है वायु में, और वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आता है, इसीलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे कप्पा देखने को मिलेगी, मतलब बल्क मॉड्यूलस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की बातें हमें क्लियर है इस टेबल के माध्यम से कि भैया बल्क मॉड्यूलस में और हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है ना, इनमें क्या क्या रिलेशंस, मतलब सभी मटेरियल्स के लिए कैसे कैसे देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं हम किसकी? पायसन अनुपात की, मतलब हम इसको पॉइजन्स रेशियो कहते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जैसे ही मैं किसी की लेंथ में चेंज करता हूं, एक रॉड है, एक वायर है मान लीजिए, उसकी लंबाई में अगर मैंने परिवर्तन किया तो आपको पता है उसके डायमीटर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। अब बारी इसकी आती है कि भैया ऐसा क्यों चेंज आएगा। तो इस चेंज को समझने के लिए आप है ना बचपन में खूब खेला होगा इस तरीके के गेम्स को, है ना। कैसा गेम भाई? तो जब है ना बचपन में क्या करती हैं, जब अपन किचन में मम्मी को बहुत परेशान करते थे तो क्या करती थी मम्मी, है ना, थोड़ा सा आटा की लोई उठा करके दे देती थी। फिर अपन क्या करते थे, उससे खूब सारे है ना जो इमेजिन कर सके वो फॉर्मेट्स हम बनाते थे। होता क्या था, मात्रा आटे का उतना ही होता था। अगर आप मान लीजिए उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी विड्थ कम नहीं होगी क्या?
तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी। तो जो विड्थ कम होगी उसी की तो हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसकी? हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि जो इसके अंदर में विड्थ में आप चेंजेस लाएंगे वो कैसे लेकर के आएंगे। मैं अगर यहां पर आता हूं, किसकी बात करें हम यहां पर पार्श्विक विकृति की बात करें, अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति की, तो आप अगर यहां पर देखिए पार्श्विक विकृति की हम बात करें, है ना, पार्श्विक विकृति। देखिए क्या हो रहा है यहां पर कि एक ऐसा एक सिलिंड्रिकल चीज रख लेते हैं। हमने ये एक पूरा सिलेंडर रख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस सिलेंडर में अगर आप ध्यान से देखें तो इस सिलेंडर में क्या किया है हमने कि ये ऐसा पूरा सिलेंडर होगा। अब इस सिलेंडर में मैंने बल लगा करके उसको खींच दिया। तो जब मैं इसको खींचूंगा तो अभी देखिए इसका जो डायमीटर है यहां से यहां तक वो d है। मात्रा तो इतनी होने वाली है, अगर आपने इसको खींच करके इसकी लंबाई में वृद्धि कर दी, आपने इसको क्या किया भैया, इसकी लंबाई में वृद्धि कर दी, तो जैसे ही लंबाई में वृद्धि करेंगे हमें समझ में आता है कि भैया ये लंबाई में वृद्धि होगी तो इसके विड्थ में कमी आ जाएगी। अगर आपने इसके लंबाई में वृद्धि करी है तो इसके विड्थ में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये हमने इसकी लंबाई बढ़ा दी, ठीक है। क्या करी है हमने, इसकी लंबाई को जो है वो बढ़ा दिया है। ये लंबाई को जैसे ही हम बढ़ाएंगे, ये जो पहले L था इसकी L को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये विड्थ में हमें कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब ये पहले यही सेंटर था, ये इसकी पूरी जो लेंथ थी वो ये L लेंथ था, पहले डायमीटर D था। अभी जो नया बना है, ये जो नया बना है ये रहा। अब नया सिलेंडर तो ऐसा दिखेगा, नया वाला सिलेंडर तो ऐसा दिखेगा। नए वाले सिलेंडर में क्या हुआ भाई, तो यहां से यहां तक में नए वाले बेलन रॉड में आपको क्या दिख रहा है, L में आपने वृद्धि कर दी। आपने क्या कर दिया, L में वृद्धि कर दिया, ठीक है। तो L को बढ़ा करके आपने क्या कर दिया भैया, डेल L कर दिया। तो जब आप डेल L करेंगे तो D में फिर ये इतना सा डायमीटर में कमी भी तो आ जाएगी। ये दोनों तरफ से, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से क्या हो रही है, तो अगला जो डायमीटर अब बचा, अब इतना सा डायमीटर बचा। तो ये जो कम हुआ है ना, मतलब व्यास में कमी जो आएगी है ना, वो कितने क्या आएगी भाई, वो मैं कहता हूं कि डेल डी की कमी आ गई। प्रारंभिक व्यास क्या था, डी था, व्यास में कमी कितने क्या आएगी, डेल डी की। या फिर अगर मैं ऐसे कहता हूं तो त्रिज्या, अगर यहां पर मैं लिखता हूं प्रारंभिक त्रिज्या, इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो प्रारंभिक त्रिज्या जो इसकी थी वो प्रारंभिक त्रिज्या मान लीजिए आर थी, और अब अंतिम त्रिज्या मतलब त्रिज्या में कमी वो कितना हो जाएगा, डेल आर। भैया अगर इसी बेलन को पकड़ के खींचेंगे तो चौड़ाई से तो कम हो जाएगा ना, जो विड्थ थी वो क्या होगी, कम होगी, तभी तो लेंथ में बढ़ेगा। भाई मटेरियल कहां से लाओगे, मैटर तो उतना ही है ना, मटेरियल तो उतना ही है। तो मटेरियल जब उतना ही है तो मटेरियल में कोई कमी नहीं आई, आपने लेंथ उठा करके बढ़ा दी तो भैया विड्थ में कमी आ जाएगी। इसके विड्थ में क्या आ गई, कमी आ गई। इसी चीज के लिए हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति का मतलब, अनुदैर्ध्य का मतलब लेंथ में चेंज, अनुप्रस्थ का मतलब विड्थ में चेंज। तो देखिए विरूपक बल के कारण लंबाई के लंबवत प्रति एकांक व्यास या फिर त्रिज्या में होने वाले परिवर्तन को अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति कहते हैं, ठीक है। मतलब तार के व्यास या त्रिज्या में परिवर्तन और प्रारंभिक व्यास या त्रिज्या के अनुपात को अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति कहते हैं। मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, अनुप्रस्थ विकृति की।
अब अनुप्रस्थ विकृति का मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई? तो जो पार्श्विक विकृति हुई है ना, यहां पे क्या कह रहे हैं? पार्श्विक विकृति मतलब तार के व्यास में परिवर्तन और प्रारंभिक व्यास का अनुपात। ठीक है, तो तार के व्यास में परिवर्तन है ना, तार के व्यास में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक व्यास। तो प्रारंभिक अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? तो आपको तार के व्यास में परिवर्तन जो मिला वो कितना मिला? तो ये हो जाता है, देखिए परिवर्तन मुझे निकालना है ना, अंतिम कितना रहा? तो भैया अंतिम देखेंगे, परिवर्तन यहां पर निकालता हूं, तार के व्यास में परिवर्तन। तो परिवर्तन कैसे निकाला जाता है? तो आप कहोगे अंतिम व्यास माइनस प्रारंभिक व्यास। अब अंतिम व्यास कितना है? तो डेल डी कम हो गया, तो ये वाला जो व्यास है, ये वाला अभी जो व्यास है, ये कितना होगा भाई? तो ये डी माइनस डेल डी है। कितना है? डी माइनस डेल डी। तो अंतिम व्यास कितना हो गया? तो डी माइनस डेल डी। और प्रारंभिक कितना है? तो ये डी है, मतलब फाइनली कितना मिला? तो डेल डी। कितना मिला? डेल डी। तो ये हो गया तार के व्यास में परिवर्तन, मतलब कितना हो गया? डेल डी, वो भी कैसा? माइनस ऑफ डेल डी। प्रारंभिक व्यास कितना था? तो डी। तो क्या मिल गया? अनुप्रस्थ विकृति माइनस ऑफ, अनुप्रस्थ विकृति की अगर आपने बात करी तो ये हो जाता है हमारा माइनस ऑफ डेल डी अपॉन में डी। अथवा मैं अब डायरेक्ट यूज करता हूं, रेडियस इसी का आधा होता है, तो डी अपॉन टू दोनों तरफ कर दीजिए। मैं अगर त्रिज्या के लिए बात करूं तो इसमें क्या कर दूंगा? माइनस ऑफ डेल डी अपॉन में 2, नीचे में भी डेल डी अपॉन में 2। तो मतलब ये क्या मिलेगा भाई? डेल डी अपॉन में 2, डेल डी अपॉन में 2, मतलब माइनस ऑफ डेल आर अपॉन में आर। तो मतलब इसको और लिख सकते हैं, अनुप्रस्थ विकृति बराबर माइनस डेल आर अपॉन में आर। तो त्रिज्या के फॉर्म में भी ये हो गया, ऊपर व्यास है, नीचे त्रिज्या। ठीक है ना, ये व्यास में कमी है और नीचे क्या है भाई? त्रिज्या है। तो दोनों के फॉर्म में मुझे मिल गया, डेल आर और डेल डी के फॉर्म में। तो पहले तो मुझे पाइसन अनुपाति पढ़ने के लिए क्या क्या करना था भाई? तो सबसे पहले तो हमने विरूपक बल, है ना, जो विरूपक बल लगाया है अपन ने, उसके कारण व्यास में होने वाले परिवर्तन को पढ़ा। मतलब हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले पार्श्विक विकृति की बात करी। अब चलेंगे हम जरा आगे की तरफ। तो पाइसन अनुपात कहते हैं कि अनुप्रस्थ विकृति बटा में अनुदैर्ध्य विकृति। ऊपर भी विकृति, नीचे भी विकृति, लेकिन ऊपर कौन सा भाई? अनुप्रस्थ। नीचे कौन सा? अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ विकृति की जब आप बात करते हैं तो अनुप्रस्थ विकृति हम लोगों ने ये निकाली, और जब अनुदैर्ध्य विकृति की बात करते हैं तो यहीं पर अनुदैर्ध्य विकृति भी इसी में लिख लेता हूं मैं, इधर लिख देता हूं मैं अनुदैर्ध्य विकृति, क्योंकि ये तो पहले से भी पढ़ करके अभी आ रहे हैं। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति मतलब बढ़ी हुई लंबाई। ठीक है, बढ़ी हुई लंबाई मतलब लंबाई में परिवर्तन, बटा में प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ भाई? तो डेल एल प्लस डेल एल माइनस ऑफ एल। भाई अंतिम माइनस प्रारंभिक, यही तो कर रहे हैं। तो एल प्लस डेल एल अपॉन माइनस ऑफ एल अपॉन में ये एल एल तो कैंसिल हो गया, क्या बनेगा? डेल एल अपॉन में एल। तो मतलब अनुदैर्ध्य विकृति हो गया डेल एल अपॉन में एल, और अनुप्रस्थ विकृति हो गया माइनस डेल डी अपॉन में डी। तो यहां पर इसके फॉर्मूले में रख देते हैं, अनुप्रस्थ विकृति बटा में अनुदैर्ध्य विकृति। क्या है? अनुप्रस्थ विकृति बटा में अनुदैर्ध्य विकृति। तो एक काम करते हैं, पाइसन अनुपात को इधर ही लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। पाइसन अनुपात, ये आ गया भैया हमारे पाइसन अनुपात। पाइसन अनुपात क्या मिलने वाला भैया पाइसन अनुपात में? तो आपने कहा ये अनुप्रस्थ बटा में अनुदैर्ध्य। क्या है? अनुप्रस्थ बटा में अनुदैर्ध्य।
क्या, विकृति। ये एक रेशियो है ना, ऊपर भी विकृति है नीचे भी विकृति है, तो दोनों रेशियो है ना। ये है पायसन अनुपात। भाई अनुपात कह ही रहे तो रेशियो की बात चल रही है, मतलब इसकी कोई वीमा, कोई डायमेंशन, कुछ यूनिट कुछ नहीं आनी। तो अनुप्रस्थ विकृति की जब आप बात कर रहे हैं तो अनुप्रस्थ विकृति अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला, क्या मिला था भाई हमें, तो अनुप्रस्थ विकृति हम पहले डायमीटर के लिए निकालते हैं, माइनस डी अपॉन में डी, माइनस डेल डी अपॉन में डी। और अनुदैर्ध्य विकृति की अगर आप बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, तो अनुदैर्ध्य विकृति हम लोगों ने डिस्कस करा कि डेल एल अपॉन में क्या है, एल है। तो जब इसको आप और फर्दर सॉल्व करेंगे, हालांकि इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो ये क्या मिलेगा, माइनस ऑफ डेल डी अपॉन में डी इंटू ये एल ऊपर डेल एल नीचे, एल अपॉन में डेल एल। तो मतलब सिग्मा इक्वल्स टू मिल गया माइनस डेल डी अपॉन में डेल एल इंटू एल अपॉन डी। ठीक है, मतलब नेगेटिव ऑफ क्या है, ये है व्यास में परिवर्तन बटा में लंबाई में परिवर्तन इंटू प्रारंभिक लंबाई इंटू अपॉन में क्या भाई, तो वास्तविक व्यास। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर लिख लेता हूं त्रिज्या के फॉर्म में, फिर इसके बाद हम इसको टर्मिनोलॉजी में लिख रहे हैं। त्रिज्या आर के लिए अगर त्रिज्या के टर्म्स में लिखेंगे तो यही चीज, यही सेम टू सेम आप लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल आर अपॉन में आर इंटू या फिर चलिए लिख ही लेता हूं, है ना। इधर क्या बन जाएगा, तो एल अपॉन में डेल एल, एक लाइन और लिख देता हूं, तो माइनस ऑफ डेल आर अपॉन में डेल एल इंटू एल अपॉन में आर। यानी इसको अगर लिखेंगे तो ये क्या है भाई, ये है त्रिज्या में परिवर्तन, नेगेटिव ऑफ त्रिज्या में परिवर्तन बटा में लंबाई में परिवर्तन इंटू एल, मतलब क्या भाई, तो प्रारंभिक लंबाई जो उसकी वास्तविक लंबाई थी, प्रारंभिक लंबाई बटा में प्रारंभिक त्रिज्या। इसी को हम कहते हैं भैया हमारा सिग्मा पायसन अनुपात। और अगर यहां से भी लिखेंगे तो ये क्या है, माइनस ऑफ व्यास में परिवर्तन बटा में लंबाई में परिवर्तन इंटू प्रारंभिक लंबाई बटा में प्रारंभिक व्यास। ठीक है, ये होती है हमारी पायसन अनुपात। अब भाई इसके लिए कहें तो ये देखिए, सिग्मा इसका कोई मात्रक नहीं होगा और कोई विमा भी नहीं होगी। सिग्मा एक अनुपात है, अतः क्या, तो मात्रकहीन होगी, मात्रकहीन तथा विमाहीन होगी, मतलब इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होगा। हो गई बात खत्म। ये थी हमारी पायसन अनुपात, ये थी हमारी पायसन निष्पत्ति। ठीक है, तो यहां पे हमें ये क्लियरली दिख गया कि पायसन अनुपात जो होती है वो अनुप्रस्थ विकृति बटा में अनुदैर्ध्य विकृति होती है। और इसकी डेफिनेशन क्या मिलेगी, तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही पायसन अनुपात कहते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये सिग्मा से प्रदर्शित है, नेगेटिव ऑफ डेल आर अपॉन में एल इंटू एल अपॉन में आर, ये इस फॉर्म से प्रदर्शित किया जाता है। चलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रक, तो पायसन अनुपात दो समान राशियों का अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होगा। विमीय सूत्र, तो यह एक विमाहीन राशि है, अतः इसकी विमीय सूत्र भी नहीं होगा। भाई ऊपर नीचे दोनों सेम है ना, रेशियो का कहां से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इलास्टिक फैटिग्यू की।
इलास्टिक फैटिग मतलब हम कहते हैं प्रत्यास्था की थकान। क्या होती है जरा एक बार देखिए। यदि वस्तु को कुछ समय तक विरूपक बल मुक्त रखा जाए अर्थात आराम करने दिया जाए तो वस्तु में पुनः नियमित विकृति होने लगती है। इसे ही प्रत्यास्था का थकान कहते हैं। ठीक है, मतलब लंबे समय तक लगातार विरूपक बल लगाने से प्रत्यास्था के गुणधर्म में हुई अस्थायी क्षति को ही प्रत्यास्था श्रांति या प्रत्यास्था की थकान कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक रबर बैंड की बात करिए। एक रबर बैंड को ऐसा खींच करके छोड़ दो, अब ऐसे ही खींचे रहने दो बहुत समय तक, लंबे समय तक, तो धीरे 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 क्या हो रहा है कि जो उसके बॉन्ड्स थे, ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये अंतराण्विक बलों के ऊपर। ये देखिए ये अंतराण्विक बल थे। आपने क्या किया है, इसमें बल लगा करके, आपने फोर्स लगा करके इसको क्या करा रहा था मैं कि भैया इसमें मैंने फोर्स लगाया इलास्टिक लिमिट के अंदर और ये लेंथ को बढ़ा करके यहां ले आया, ये इतनी दूर। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्या बल लगाया था, विरूपक बल, जैसे ही मैं अपना विरूपक बल हटाऊंगा ये क्या होगा, तो ये वापस अपनी पुनर्अवस्था में आ जाएगी। ये फोर्स हटा और ये वापस अपनी अवस्था। फिर से मैं इसके ऊपर एफ अमाउंट का फोर्स लगाऊंगा, फिर से ये यहां पर आ जाएगा। तो ये जो यहां से यहां तक आपने लेंथ में चेंज किया है, ये अपने आप को रीगेन कर रहा है। जितनी बार आप बल लगाएंगे वापस आके रीगेन करेगा। अब अगर लंबे समय तक इसको यहीं पर खींच करके रहने दिया जाए तो धीरे धीरे ये अपने आप को वापस रीगेन करने की जो स्थिति थी उसको धीरे धीरे खोने लगता है। थक रहा है, थकने का ही मतलब होता है, मतलब वापस अपने आप को आकर के रीगेन कर ले, यानी अपनी पुनर्अवस्था में आ जाए, इस प्रॉपर्टी को धीरे धीरे खोना शुरू कर देता है ना, वो प्रॉपर्टी धीरे धीरे गंवाना शुरू कर देता है। अब उसी चीज को हम कहते हैं इलास्टिक फैटिग, इसी को कहते हैं हम श्रांति, है ना, प्रत्यास्थ श्रांति। आप लंबे समय तक किसी भी चीज को, जैसे आप रबर की बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, लंबे समय तक उसको हमने खींच करके ही रख दिया तो उसके जो बॉन्ड्स थे जो कि अपने आप को रीफॉर्म करने के लिए, मतलब रीगेन करने के लिए अपने शेप को वापस अपनी पुनरावस्था में आते थे, वो परमानेंटली अब डिफॉर्म होना शुरू हो गए। ठीक है, वो प्लास्टिसिटी को सपोर्ट करने लग गए। अब इलास्टिक नहीं बचे, अब प्रत्यास्थ नहीं बचे, वो अब वो प्लास्टिक हो गए। ठीक है, हालांकि सब नहीं होंगे लेकिन मैक्सिमम होना शुरू हो गए। तो इसी चीज को हम कहते हैं क्या, प्रत्यास्था की थकान। आप समटाइम्स ऐसा कहते हो ना कि भैया ये एक बेल्ट ले आए थे यार, ये बेल्ट पहले तो प्रॉपरली चल रहा था, थोड़े दिन बाद कहते हैं कि यार वो अब बेल्ट है ना वो ढीला पड़ गया। बेल्ट क्यों ढीला पड़ रहा है भाई, बेल्ट लूज क्यों हो रहा है? क्योंकि लंबे समय तक वो खिंचा होने के कारण धीरे 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 उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी डाउन हो रही है, इलास्टिक प्रॉपर्टी उसकी धीरे धीरे खत्म हो रही है। यानी उसके बहुत सारे ऐसे परमाणुिक जो बंध थे वो परमानेंटली अब क्या हो रहा है, टूट रहे। अब उसके बीच में कोई बॉन्ड बचा नहीं है। अब बचेगा नहीं तो रिस्टोर कौन करेगा? जब आप रिस्टोर नहीं करोगे तो भैया वो टूटेगा ही, खत्म ही होगा। इसी को हम कहते हैं क्या, इलास्टिक फैटिग, इसी को हम कहते हैं प्रत्यास्था की थकान। तो समय क्लियर हो गया कि लंबे समय तक लगातार विरूपक बल लगाने से, लगातार आपने विरूपक बल लगाया, लगातार उसको चेंज किया है, प्रत्यास्था के गुणधर्म में हुई अस्थायी क्षति। अस्थायी क्षति मतलब ये बहुत समय तक के लिए नहीं, बहुत समय तक के लिए छोड़ देंगे, धीरे 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 वापस से गेन होने लगता है ना, फिर से वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ बन जाती है। इसी को प्रत्यास्था श्रांति कहते हैं, प्रत्यास्था की थकान कहते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर अब इस सेशन को कर लिया जाए भैया समाप्त, क्योंकि हम लोगों ने जो टारगेट फिक्स किया था इनिशियली कि हम लोग डिस्कस करने वाले मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे पायसन निष्पत्ति मतलब पायसन अनुपात को, एंड इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इलास्टिक फैटिग की, मतलब हम श्रांति की बात करेंगे, है ना, प्रत्यास्था की थकान की बात करेंगे। हमने इन सभी डिस्कशंस को कंप्लीट कर लिया। तो भाई जैसा कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप सेंट्रल बोर्ड से हो, ये पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है। अल्टीमेटली आप सभी के लिए है, क्योंकि आप सभी स्टेट बोर्ड्स में भी एनसीईआरटी को ही फॉलो की जाती है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक IIT JEE नीट CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये पूरे सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि वो सारे एग्जामिनेशंस भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड पर होते हैं। और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए आपको कम करना है सिंपल सी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है, एंड अब वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड हैं हमारे YouTube चैनल पे, ऐसे ही हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर आपके कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड हमारी तरफ से कोई नई अनाउंसमेंट, कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट प्रिंस हिंदी लेकर के आते क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।